कैसा बढ़िया सा एग्जांपल लिखा होगा टीवी, तो आज वो यहाँ पर आपके काम आ गया अगर आपको याद है तो। क्या कि सिजोटिक नेक्रोसिस का मतलब होता है कि यहाँ पर जो नेक्रोसिस होती है ना, वो मालूम वो दिखने में कैसी होती है, चीज लाइक एपियरेंस। कैसी? चीज लाइक एपियरेंस। यानी मैं अगर वो डेफिनेशन बोलूं कि व्हाट इज सिजेटिक नेक्रोसिस, टाइप ऑफ टिश्यू डेथ। ये है तो नेक्रोसिस मतलब क्या, टिश्यू डेथ, सेल मर रहे हैं, सेल टिश्यू को नहीं, तो टाइप ऑफ टिश्यू डेथ इन विच ऑल सेलुलर आउटलाइन, जो सेल्स हैं उनकी जो सेलुलर आउटलाइन है वो डैमेज हो रही है, इज लॉस्ट एंड टिश्यू अपीयर चीज लाइक। चीज देखिए ना, चीज लाइक होने लग जाता है, उसको बोलते हैं सिजेटिंग नेक्रोसिस। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि सिजेटिंग नेक्रोसिस दिखती कैसी है, फिर आप इसको क्लियर कर लेंगे। इस तरीके से ये दिख रही है, ये पूरा चीज लाइक। चीज कैसा होता है कि कहीं कहीं पर बीच में गैप्स होते हैं ना चीज में, इसको ऐसे इसलिए बोलते हैं, देखो इसमें जो गैप दिख रहे हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसे पड़ने लग जाते हैं, ये देखो दिख रहे हैं? तो ये हमारी होती है सिजेटिंग नेक्रोसिस, इसलिए इसका स्पेशल नाम होता है सिजेटिंग नेक्रोसिस। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर हमारी सिजेटिक नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो गई, और फाइनली नेक्रोसिस का मतलब क्या है कि हमारा ट्यूबरक्यूलिस लीजन होना स्टार्ट हो गया। यानी हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस लीजन, ट्यूबरक्लोसिस लीजन का मतलब क्या है कि हमारे लंग्स डैमेज होना स्टार्ट हो गए हैं। अब इसी को बोलते हैं गोन्स कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, व्हाट इज गोन्स कॉम्प्लेक्स? इसको नहीं, इसको बोलते, देखो अभी बहुत शांति से सुनना, बिल्कुल दिमाग लगा के। ये जो यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस लीजन का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ मतलब सर? तो सर ट्यूबरक्लोसिस लीजन का मतलब हुआ कि जो टीबी के बैक्टीरिया है उन्होंने उस लंग्स को अफेक्ट करना, यानी लीजन करना, डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। बेसिक बात है सर। इसको सर एक नाम और दे दो सर, इसको पल्मोनरी लीजन भी कहते हैं। पल्मोनरी लीजन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि हो कहां रहा है, लंग्स में, तो सर पल्मोनरी लीजन भी कह दो। सर एक इसका एक नाम और दे दो। इसका सर एक नाम और देते हैं, क्योंकि जिसने इसको सबसे पहले देखा था वो साइंटिस्ट थे, उनने साइंटिस्ट ने अपने नाम पे इसको दे दिया। इसको बोलते हैं गोन्स फोकस। याद रखना, अभी मैं जितना बोल रहा हूं सिर्फ उतना समझना। इसको क्या बोलते हैं? गोन्स फोकस। गोन्स फोकस इसको बोलते हैं, ठीक है? इसको गोन्स फोकस बोला जाता है। अब आगे चल के उसी साइंटिस्ट ने बोला कि सर गोन्स फोकस, अब हमें गोन्स फोकस दिखना स्टार्ट हो चुका है। गोन्स फोकस की डेफिनेशन क्या है सर? सर मैं अगर गोन्स फोकस बोलूं तो गोन्स फोकस होता है सर ट्यूबरक्यूलोमा। ट्यूबरक्यूलोमा सर, ट्यूबरक्यूलोमा क्या था सर? सर ट्यूबरकुलोमा में सर हमारे बैक्टीरिया थे, जो वही बैक्टीरिया थे, क्योंकि वही ट्यूबरकुलोमा तो बढ़ बढ़ के सब डैमेज कर रहा है। कौन कर रहा है सर? उसमें बैक्टीरिया थे सर, हमारे डेथ डब्ल्यूबीसी थे सर। ठीक है, ठीक नहीं सर? पर सर हमारे और मैक्रोफेजेस आते जा रहे थे सर, ये सब थे सर। तो ट्यूबरक्यूलोमा सर, और क्या सर? सर अभी इतना अच्छा वर्ड पढ़ा के आए ना नया था, तो ये सेजेटिंग नेक्रोसिस। सेजेटिंग नेक्रोसिस इसको बोलते हैं गोन्स फोकस। ठीक है, तो गोन्स फोकस क्या है? ट्यूबरक्यूलोमा प्लस सिजेटिंग नेक्रोसिस। सर अब एक नया वर्ड आया आगे चल के, उसको बोलते हैं गोन्स। ये जो मैं ऐसे याद करा रहा हूं, इसको ऐसे याद करना इक्वेशन की फॉर्म में, वरना सब जीरो हो जाएगा, मैं गारंटी बोल रहा हूं। फिर आया गोन्स कॉम्प्लेक्स। गोन्स कॉम्प्लेक्स ने सिंपल सा बोला सर कि इसमें कुछ मत करो। उन्होंने बोला कि ये जो गोन्स फोकस है, गोन्स फोकस है ना आपके, गोन्स फोकस प्लस जो हमारे हिलर निम्फलोड थे ना, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, बस इन दोनों को अगर मिक्स करके देख लो। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि कोई भी दो तीन चीजों को एक साथ देख लो। कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि कोई भी दो तीन चीजें जिनको एक साथ देख रहे हो। तो कॉम्प्लेक्स में जब हम गोन कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे कि उसमें सर हमने बस दो चीजें जोड़ दी, कि जो गोन्स फोकस है उसको, प्लस जो हमारे लिम्फ नोड्स भी तो स्टार्टिंग में लिम्फ एडिनो, इसलिए मैंने आपको यहां पर कहा था कि यहां पर जो आपका गोन्स कॉम्प्लेक्स लिख के आया लिम्फेडिनोपैथी का, इसका मतलब यानी कि यहाँ गोन्स कॉम्प्लेक्स हो गया, यहाँ गोन्स कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हुआ। इसी की बात से क्यों? क्योंकि गोन्स कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन क्या है? लिम्फेडिनोपैथी प्लस गोन्स फोकस। इसी वजह से तो देखो, अब जो गोन्स कॉम्प्लेक्स का पहला पार्ट था, जो हिलन नोड का इन्वॉल्वमेंट था, यानी लिम्फेडिनोपैथी थी, जो पहला पार्ट था वो यहां बन चुका था। इसलिए मैंने कहा था कि अब यहां पर गोन्स कॉम्प्लेक्स की बनना स्टार्ट हो गई। क्यों? मगर यहां गोन्स कॉम्प्लेक्स अभी है नहीं, क्योंकि यहां पर अभी गोन्स फोकस नहीं बना है। फोकस कहां बना? यहां पर। जब ये दोनों मिल गए तो लिम्फेडिनोपैथी, यानी मैं फाइनली एक डेफिनेशन अगर बिल्कुल अब बस एक लास्ट बार बोलूंगा सर, के गोन्स फोकस
सर बोलो फटाफट क्या सर? ट्यूबरक्यूलोमा, ट्यूबरक्यूलोमा, ट्यूबरक्यूलोमा में हम समझ गए वो पूरा बैक्टीरिया, डेथ, डब्ल्यूबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी वो सब है, ठीक है सर। प्लस प्लस सर हमारा ये सिजेटिंग नेक्रोसिस, सिजेटिंग नेक्रोसिस खत्म, याद हो गया, ठीक है ना? क्लियर समझते चलना, बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं। ट्यूबरक्लोस, ठीक है, ट्यूबरक्लोमा। और ट्यूबरक्लोमा के और 2-3 नाम थे सर, इसको ट्यूबरक्लोल के नाम से भी जानते थे सर, इसको ग्रेनुलोमस स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते थे, बता ना, वो सब भूलना भूलना नहीं है। फिर सर हमने बोला कि गोन्स कॉम्प्लेक्स, सर कुछ नहीं है गोन्स कॉम्प्लेक्स में, सर यही गोन्स फोकस यहां डाला, गोन्स गोन्स सर कॉम्प्लेक्स का मतलब ही यही होता है कि 2-3 चीजों को एक साथ देखना। प्लस सर जो हमारे लिम्फेडिनोपैथी हो रहा था, लिम्फेडिनोपैथी सर कौन से लिम्फ नोड से इन्वॉल्वमेंट में आ रहे थे सर? सर हिलर नोड सर बस इसी को बोल दिया गोन्स कॉम्प्लेक्स। एम आई क्लियर? अब इसको एक बार गोन्स कॉम्प्लेक्स में आपको एक बार डायग्राम में दिखा देता हूं। ये लोग बहुत, अभी अभी इसमें एक और आएगा, अभी मैं वो दिमाग में लगाना, अभी जो मैं बताता जा रहा हूं बस वो सुनते जाओ। ये रहा, ये बहुत अच्छा डायग्राम है, इसमें बहुत अच्छे से समझा है, ये डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, इसमें पूरा आपको कुछ नहीं देखना, मैं बस जो बता रहा हूं बस उतना देखो। ये देखो, ये दिख रहा है, ये उन्होंने क्या उठाया है, ये हमारा होता है गोन्स फोकस। तो मैंने बताया ना फोकस, फोकस क्या था? ग्रेनुलोमा, जो अभी ग्रेनुलोमा स्ट्रक्चर था, ग्रेनुलोमा यानी सर इसी को बोल रहे थे ग्रेनुलोमस स्ट्रक्चर या ग्रेनुलोमा, या इसी को ट्यूबरकल, या इसी को क्या बोल रहे थे? ट्यूबरक्यूलोमा। एक ही नाम है सबके, ट्यूबरकल बोल लो या ट्यूबरक्लोमा बोल लो, ग्रेनुलोमा बोल लो या ग्रेनुलोमस स्ट्रक्चर बोल लो, तो ये हो गया। प्लस सर सिजेशियस नेक्रोसिस, जो अभी आप पढ़ा के आए, सिजेटिंग नेक्रोसिस, तो दिख रही, ये देखो सेंटर में होती है सिजेटिंग नेक्रोसिस, चीज लाइक डेथ हो रही है। और ग्रेनुलोमा की पूरी डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं कि आपके डब्ल्यूबीसी और ये सब है। अब इसी को सर इन्होंने क्या बोला कि ये जब गोन्स फोकस और प्लस जो हेलर नोड इन्वॉल्वमेंट में आ रहे थे उसको, तो गोन्स फोकस प्लस जो हमारे अफेक्टेड हिलर नोड थे, इनको मिलाकर बोल देते हैं गोन्स कॉम्प्लेक्स। खत्म, क्लियर? कुछ समझने की यहां पर जरूरत नहीं है। अब होता क्या है सेकंड वन, कि जैसे ये हो जाता है इसके बाद क्या होता है कि अब क्या चीजें सर यहां पर रुक जाएंगी सर? सर बैक्टीरिया कैसे रुक जाएगा, अभी तो सर उसने सिर्फ कुछ लंग्स का पार्ट इन्वॉल्वमेंट में लिया है सर। फिर तो अब इसके बाद सर वो अपना और बढ़ाएगा, यानी जो गोन्स कॉम्प्लेक्स है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि सर पूरा लंग्स एंड में बैक्टीरिया तो क्या चाहता है, बैक्टीरिया क्या चाहता है? पूरे लंग्स को खत्म कर दें, और हमें तो पूरे लंग्स को ही खत्म करना ना, क्योंकि हम टीवी पढ़ रहे हैं, हम सही तो कराएंगे नहीं, हम सही करा देंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? तो उन्होंने बोला सर एक काम करो, जब अगर अगर हम इसी गोन कॉम्प्लेक्स में सर, अगर आगे क्या होगा सर? अभी आपने बेसिक बताया कि जब सेल्स मरते जाएंगे मरते जाएंगे मरते जाएंगे सर, फिर एंड स्टेज में सर होने लग जाएगी सर फाइब्रोसिस। सर फाइब्रोसिस होगी ना, सेल मरेंगे सर, फाइब्रोसिस होगी सर, सर कैल्सिफिकेशन होने लग जाएगा सर। ये सब क्या होता है? फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन होना है सर। अभी आपने बताया कि सेल्स थे, इनकी होने लग गई डेथ, और ये डेथ हो गई तो इनकी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी वगैरह करना, और वो इलास्टिसिटी चली जाएगी। तो अब आपने सीधा पढ़ा होगा, अभी कभी आपने स्किन पर देखा होगा, आपको कभी वुंड, कभी ट्रोमा, चोट लगी होगी, तो वहां के जो सेल्स है वो क्या, जब डेथ हो जाते हैं तो कैसे होते हैं? कैल्सिफाइड हो जाते हैं। तो वहां पर क्या हो जाती है? स्कारिंग हो जाती है, हो जाती है कि वो सेल्स अब काम करना बंद कर देंगे, यानी पर्टिकुलर वो सेल्स काम करना बंद कर देंगे। तो बस इसी को बोलते हैं रैंके कॉम्प्लेक्स। तो सर रैंके कॉम्प्लेक्स क्या होता है सर? ये नया वर्ड आया, रैंके कॉम्प्लेक्स सर आपका होता है, क्या होता है? सिंपल सा सर, गोन्स कॉम्प्लेक्स, गोन्स कॉम्प्लेक्स प्लस यही जो अभी और जो फाइब्रोसिस होती चली जा रही है, फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन, बस। तो गेन्स गो रैंक और रैंके कॉम्प्लेक्स इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ गोन्स कॉम्प्लेक्स, सिंपल लाइन में। तो रैंके कॉम्प्लेक्स इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ गोन्स कॉम्प्लेक्स। तो रैंके कॉम्प्लेक्स व्हेन अ गोन्स कॉम्प्लेक्स अंडरगोस फाइब्रोसिस, जब ये गोन्स कॉम्प्लेक्स और ज्यादा सीवियर होता जाएगा और फाइब्रोसिस में जाता जाएगा, उसका कैल्सिफिकेशन होता जाएगा, विद कैल्सिफाइड और लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट में आने लग जाएंगे, तब उसको सर नाम दे देंगे हम रैंके कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तब हमने उसको नाम दे दिया रैंके कॉम्प्लेक्स। और अब यहीं पर, अब यानी जब रैंक के कॉम्प्लेक्स हो गई, तो सीधी सी बात है कि अब हमारे बैक्टीरिया इतनी पावर में आ चुके हैं कि उन्होंने पूरा लंग्स अफेक्ट कर दिया है, लंग्स का मैक्सिमम पार्ट वो अफेक्ट कर चुके हैं। अब वो इतनी पावर में है
कि अब उन्होंने एक किला फतेह कर लिया है, अब वो लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे सर? कि अब सर हम आप स्टार्टिंग में बता चुके थे कि सारा ब्लड किस में आता है? लंग्स में। तो अब वो बैक्टीरिया ट्रेवल कर 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 पूरी बॉडी में जाएंगे और पूरी बॉडी को अफेक्ट करेंगे सर। तो अनचेक्ड बैक्टीरिया ग्रोथ में लीड टू हिमेटोजेनियस स्प्रेड ऑफ बैसिलाई। अब यही जो बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये अपने आप को ग्रोथ भेजते जाएंगे। हेमेटोजेनियस स्प्रेड मतलब ब्लड में जाकर करते जाएंगे, और वो उसी को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी टीवी या मिलियरी टीवी या डिसेमिनेटेड टीवी। अब ये जहां जहां जाते जाएंगे वहां पर उसका एक स्पेशल नाम है, वो रहेगा इसका कॉम्प्लिकेशन। जब हम इसका कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे तब मैं उसको आपको समझाता जाऊंगा कि वो किस तरीके से हमारा है। क्लियर? तो ये हमारी थी अभी तक पैथोफिजियोलॉजी। अब क्लियर? तो अभी तक हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी को बिल्कुल कर लिया हमने कवर। अब हम इसके आगे हम जो मेनली पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अब इसके, अच्छा इसके बाद में आपको एक और अभी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि गोन्स कॉम्प्लेक्स कहां मिलेंगे, रैंके कॉम्प्लेक्स कहां मिलेंगे। जब हम गोन्स कॉम्प्लेक्स को अभी एक्सरे में देखेंगे और रैंके कॉम्प्लेक्स को भी एक्सरे में देखेंगे, और मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं कि गोन्स कॉम्प्लेक्स मिलेंगे कहां। ये मेरा लंग है, ठीक है? अब मुझे देखो, हमेशा याद रखो कि लंग्स के अंदर होती तो ऑक्सीजन है। अभी बेसिक सर आप स्टार्टिंग से एक लाइन बोलते जा रहे हो कि इन बैक्टीरिया को चाहिए ऑक्सीजन। अब उनको जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलती जाएगी वो उतने ही ज्यादा क्या, तो हमने क्या बोला कि ये जो हमारे लंग्स हैं, ये हमारे लंग्स हैं, ये इनमें चाहिए, इनको होती है ऑक्सीजन। तो जनरली क्या होता है, जो गोन्स, जो सबसे ज्यादा जो लंग्स में जो ऑक्सीजन होती है ना, वो अपर और मिडिल लोब में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो गोन्स कॉम्प्लेक्स जब आप जनरली एक्सरे में देखोगे, मैं आपको एक्सरे में दिखाऊंगा, तो उनकी पोजीशन जनरली मिडिल लोब के पास बहुत ज्यादा मिलेगी। ये देखो ये गोन्स कॉम्प्लेक्स है, ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये देखो, ये जो व्हाइट व्हाइट से दिख रहा है ये क्या है? ये गोन्स कॉम्प्लेक्स है, यही आपके गोन्स कॉम्प्लेक्स हैं। और ये जनरली आपको मिडिल लोब में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और जब रैंके कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे वो ऊपर की तरफ जाते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये 100% नहीं है, मगर फिर भी ऐसा देखा जाता है कि अगर इन्फेक्शन मिडिल लोब और इस फेज में दिखता है, वो जनरली थोड़ा सा एक्यूट कंडीशन में होता है, क्योंकि रैंके कॉम्प्लेक्स, सॉरी एक्यूट कभी नहीं बोलना, वो जनरली ऐसा देखा जाता है कि वो इनिशियल फेज का है। ठीक है? वो इनिशियल फेज का है। और वही अगर थोड़ा सा बहुत ज्यादा लेट फेज का हो गया है तो ये सब आपको कहाँ, अपर लेवल और पूरे पूरे लंग्स में इन्वॉल्वमेंट में दिखेगी। तो रैंके कॉम्प्लेक्स आपको पूरे लंग्स के इन्वॉल्वमेंट में आपको नजर आएंगे। ठीक है? तो बस यही मैं चीज आपको बताना चाह रहा था कि एक्सरे में किस तरीके से हमें ये नजर आते हैं। देखो रैंके कॉम्प्लेक्स हम जब देखेंगे, अगर इसकी एक्सरे होगी, ये देखो, अब ये रैंके कॉम्प्लेक्स है, ये पूरे नीचे की तरफ दिख रहे हैं, ये पूरा लंग्स इन्वॉल्वमेंट में ले लिया है नीचे की तरफ, ये देखो। ठीक है? ये तरीके हैं। ये हमारा गोन्स कॉम्प्लेक्स है, दिख रहा है मिडिल लोब में। और जबकि रैंके कॉम्प्लेक्स देखो तो पूरे फैल गए, ये रैंके कॉम्प्लेक्स है, फैलते चले जा रहे हैं। रैंके कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नजर आएंगे और इवन थोड़ा सा नीचे की तरफ नजर आएंगे। और गोन्स कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा ऊपर की नजर आते हैं। क्यों स्पेशली वो इसलिए नजर आते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होती है। तो ये हमारी पोजीशन रहती है। तो ये कंप्लीटली हमने अभी तक जितना भी समझा वो हमने समझा किस चीज को लेकर कि पर्टिकुलर पैथोफिजियोलॉजी क्या है। यहाँ पर हमने जो हमारा ट्यूबरकुलर स्ट्रक्चर है वो समझ लिया, गोन्स समझ लिया, रैंके कॉम्प्लेक्स समझ लिया। ठीक है? अब इसके बाद हम फर्दर करेंगे आगे स्टार्ट। तो अब हम देखेंगे इसके सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स हमको पल्मोनरी टीबी में देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन है, बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि भैया 2-3 सिम्टम तो सबने सुने होंगे। क्या? कि बड़ा टीवीज में जब भी कोई मूवी देखते हैं, कुछ भी हमने सीरियल्स देखे होंगे, तो बड़ा मेंटेलिटी एक बनी है, क्या करेगा कि वो जैसे ही कुछ उसको खांसी आएगी, मतलब कफ आएगा, तो वो अपने पास एक रुमाल रख लेगा और जैसे ही उसमें कफ करेगा तो उसमें पूरा ब्लड ब्लड होगा। तो ये मेंटेलिटी तो हम लोग की बचपन से बना के रखी है, हर सीरियल्स में सब में हमको दिखाया है कि कफिंग अप ब्लड, यानी जब वो कफ करता है तो उसके साथ ब्लड आता है। वो कैसे आता है क्या, हम पूरे इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है ना? हर एक चीज को यहाँ पर, सिम्टम्स को भी बहुत क्लियर कि वो आ रहे हैं तो क्यों, कैसे, कब आएंगे, कैसे आएगा, तो हर एक चीज को हम एकदम आराम से करते हुए देखते चलते हैं। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले आएगा, सबसे पहले अगर किसी को तकलीफ स्टार्ट होगी तो होगी ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी सबसे पहले अगर किसी को होगा। क्यों? क्योंकि अगर लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में, लंग्स को क्या है, डाइऑक्सीजन ऑक्सीजन को लेना। अब सोचो अगर आपके पास ऑक्सीजन यानी गिरती जा रही है, लंग्स इन्वॉल्वमेंट में आता जा रहा है, तो लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो सबसे पहले उसको क्या होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, है ना? आपको डिसिप्निया हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, रैपिड ब्रीथिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी में आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रख सकते हो, है ना, सब कुछ ये आप मेंशन कर सकते हो। चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन क्यों होगा सर, क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से कोई भी चीज डैमेज होनी है बॉडी में, तो हम जानते हैं वहां पर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस तो हमेशा ही होनी है। कोई भी बॉडी में चीज डैमेज हो, क्यों होनी है सर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस? क्योंकि हमारी बॉडी हमेशा उसको हील करने जाएगी, और जिधर भी कोई भी चीज हील होगी वहां पर इन्फ्लामेशन तो होना ही है। इन्फ्लामेशन के गोल्डन पॉइंट्स में हमेशा पेन आता है। तो ऐसे में पेशेंट को कैसा मिलेगा? चेस्ट पेन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से पेशेंट को क्या मिलेगा? चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपके क्या है, अर्ली सिम्टम्स है। ये आपके अर्ली सिम्टम है। आपको स्पेशली बताऊंगा कि लेट में थोड़े क्या मिलेंगे। लेट में आपके 2 पॉइंट मिलेंगे, वो मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा जब टाइम हो जाता है। अच्छा, एक तो आप कफिंग ऑफ ब्लड मिलेगा, और आपको प्लस एक्सेसिव स्वेटिंग। ये दोनों पॉइंट है ना, इनको लेट में मेंशन करना। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। बाकी सब ये सिम्टम्स आपको कभी भी मिल सकते हैं, लेट में ये दोनों स्पेशली मिलते हैं, जब बहुत ज्यादा समय हो चुका होता है। क्यों, आगे बताऊंगा। स्टार्टिंग में कफिंग में ब्लड नहीं आता। कफिंग में ब्लड आना बहुत लेट प्रोसेस है। क्यों ऐसा है सर? क्योंकि ब्लड जब आएगा जब हमारे टिश्यूज डेथ होने लग जाएंगे। हमने बोला ना कि जब वो गोन्स कॉम्प्लेक्स रैंक के कॉम्प्लेक्स बनने लग जाएंगे, गोन्स कॉम्प्लेक्स बन गया, रैंक के कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो गया, तब ब्लड आएगा। क्यों? क्योंकि तब वो हमारे सेल्स को मारेंगे तो हमारे टिश्यूज डेथ होंगे। हमारी जब टिश्यूज डेथ होंगी तब उनकी वजह से जो ब्लड निकलता है। क्यों? क्योंकि अंदर के सेल में डेथ हो रहे हैं, मर रहे हैं। अब कोई भी चीज अंदर डेथ होगी, मरेगी, तो ब्लड निकलेगा? नहीं निकलेगा, डैमेज हो रही है। क्योंकि वहां पर अब सिर्फ टिश्यूज तो है नहीं है सर, और क्या है सर वहां पर? सर बहुत सारी ब्लड सप्लाई भी तो है। आर्टेरियल सप्लाई नहीं होगी क्या अंदर लंग्स के अंदर? क्या लंग्स ऐसी जिंदा है क्या ब्लड नहीं होगा? सर होगा। तो सर वो डैमेज नहीं होंगी सर, वो डैमेज नहीं होंगी सर, बिल्कुल होंगी। अब वो डैमेज होंगी तो सर उनका ब्लड जब बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा सर? बिल्कुल निकलेगा। तो वो लेट स्टेज में निकलता है। किसी को अगर अभी एकदम टीवी स्टार्ट हुई है तो उसको कब ब्लड नहीं निकलेगा, उसको निकलता है कफ। उसको कफ आता है यूजुअली विद म्यूकस। और म्यूकस में मालूम कैसा कफ आता है उन लोग का? कैसा कफ होगा? प्यूरिलेंट कफ होगा। कैसा कफ होगा? प्यूरिलेंट कफ का मतलब होता है एकदम पस निकलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी स्टार्टिंग में पस क्या निकलेगा? क्योंकि ट्यूबरक्यूलोमा बन रहा है। और ट्यूबरक्यूलोमा में क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरिया बैक्टीरिया कुछ कुछ बैक्टीरिया भी मर रहे हैं, कुछ डब्ल्यूबीसीज भी मर रहे हैं। मर रहे हैं कि नहीं? और कुछ सेल मर रहे हैं, सेल डेवरेज। तो ये सब मिलके क्या एक पस बनाएंगे। तो ये तो उसके क्या कफ में पस निकलेगा। और मालूम कैसा होगा? गंदा फॉल स्मेलिंग करेगा, बैड स्मेलिंग, प्यूरिलेंट होगा, पस जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा स्टार्टिंग में, उसको कफ में उसको निकलता हुआ मिलेगा। और फिर आगे चल के धीरे धीरे करके ये पस वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर साथ में ब्लड भी स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेट में होगा। क्यों? क्योंकि जब लंग्स बिल्कुल डैमेज, अभी तो सिर्फ जो पस आ रहा है वो क्यों? वो बैक्टीरिया और डब्ल्यूबीसी की वजह से। अभी कोई लंग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पहले जो लड़ाई है वो इन दोनों के बीच में। जब हमारे डब्ल्यूबीसी हार मानने लग जाएंगे फिर बैक्टीरिया हमारे सेल्स को डैमेज करने लग जाएंगे, जो कि अभी हम पैथोफिजियोलॉजी में बोन्स कॉम्प्लेक्स और रैंके कॉम्प्लेक्स में पढ़ के आए हैं। तो फिर हमको जो लेट कंडीशन में थोड़ा हमको ब्लड देखने को मिलता है। और ये आप मान लो इतना ब्लड नहीं मिलता जितना ब्लड आपको मूवीज में दिखा देते हैं कि उनने पूरा एकदम ऐसा लिया और पूरे जो हैंग के जो रूमाल होता है वो हैंकी होता है, उसमें ब्लड ही ब्लड होता है। इतना ब्लड नहीं निकलता, वो तो आपको कुछ भी दिखाने को कर रहे हैं। सर्टेन अमाउंट का ब्लड निकलता है, क्योंकि ब्लड भी प्योर ऐसा ब्लड नहीं निकलता जैसा आपको उतना रेड दिखा देते हैं। क्योंकि वो ब्लड में आपका पस भी मिक्स होता है। पस भी आ रहा है कि नहीं? ये पस भी मिक्स होगा। और भी बहुत सारे आपके जो सेल ब्लड के क्लॉट निकलते हैं। एकदम ऐसा ब्लड नहीं निकलता आपको जो मूवीज में दिखा देते हैं, वो एकदम वेट एकदम दिखा देते हैं कि जैसा अभी किसी ने नस काटी और वो ब्लड निकल रहा है। वैसा ब्लड तो नहीं निकलता, ब्लड के क्लॉट निकलेंगे। सीधा सीधा ब्लड थोड़ा निकलेगा कि वेट ब्लड, ब्लड के क्लॉट आएंगे थोड़े थोड़े आपके म्यूकस के अंदर। और इतना ब्लड नहीं निकलेगा। तो हमेशा याद रखो, वो मेंटलिटी वाली मत बना लेना कि वो जो मूवीज में देख के आए तो ऐसा लगता है कि वो ऐसा पूरा। नहीं नहीं, सिर्फ ब्लड के क्लॉट निकलेंगे थोड़े थोड़े से। और क्लॉट क्यों? क्योंकि वो अंदर डैमेज होते जा रहे हैं, उसके बाद पस भी निकलेगा और बहुत सारे स्ट्रक्चर निकलेंगे। तो लेकिन हमको समझ आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये ब्लड के क्लॉट है, इतना निकलता है बस। ठीक है, ये थोड़ा सा लेट स्टेज में होता है। प्लस क्या होता है, एक लेट स्टेज में एक आपको एक्सेसिव स्वेटिंग भी मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेसिव स्वेटिंग मिलती है ना। और इसके एक्सेसिव स्वेट ऑफ पर्टिकुलरली एट नाइट, ये मालूम क्या शो करता है? ये स्पेशल पॉइंट ये शो करता है कि आपके बॉडी में जो इन्फेक्शन का पोटेंशियल है वो बहुत हाई हो चुका है। जो इन्फेक्शन का पोटेंशियल है वो इज टू हाई। खतरनाक तरीके से आपके बैक्टीरिया अंदर ग्रोथ कर रहे हैं। ये तब होगा, ये आपका ये शो करता है एक्सेसिव स्वेटिंग, और रात में पर्टिकुलरली एट नाइट में। अब ऐसा मत सोचना कुछ लोग जो
मोटे होते हैं, थोड़े से हैवी होते हैं, तो वो लोग भी स्वेटिंग कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं पर्टिकुलर उसका पॉइंट है, लेकिन ऊपर के जो पॉइंट्स है ये सब भी आने चाहिए, ठीक है। ये सब भी आ रहा है, सिर्फ ये आ रहा है तो उसको टीबी मत समझने बैठ जाना, ठीक है। तो ये सब भी ऊपर के पॉइंट्स आ रहे हैं, और फिर पर्टिकुलर रात में बहुत ज्यादा स्वेट कर रहा है, तो हाँ आप ये बोल सकते हो कि अब ये जो पेशेंट है इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे देखने को मिलेंगे। प्लस क्या, पेशेंट, अब देखो सीधी सी बात है, जब ऑक्सीजन का डिप्राइव हो रहा है तो पेशेंट कुछ भी काम करेगा तो इजीली फैटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको एक्सर्शन के लिए, कुछ भी काम करने के लिए ऑक्सीजन की नीड है। ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन कम हो गया है, तो क्या हो जाएगा, फैटिक होने लग जाएगा। और सबसे बड़ा स्टार्टिंग का पॉइंट होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। ये बहुत कॉमन मिलती है, और ये स्टार्टिंग में ही मिलेगी लॉस ऑफ एपेटाइट। क्यों मिलती है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं, पेप्टिक हार्मोन और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं स्टमक के अंदर, जो इस बैक्टीरिया की वजह से आपकी अफेक्ट हो जाते हैं, तो पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाती है। ये बहुत कॉमन पॉइंट है, याद रखना, लॉस ऑफ एपेटाइट। और इसी की वजह से आपको वेट लॉस मिलेगा, और वेट लॉस में भी नहीं, वेट लॉस में नहीं, सडन वेट लॉस मिलेगा। कि मतलब 1 महीने पहले बहुत अच्छा दिख रहा था और 1 महीने में आपको दिखेगा कि 15 से 20 किलो लूज कर गया बंदा। क्यों? क्योंकि वो खाना ही नहीं खा रहा, तो वेट बढ़ेगा कहां से? तो जो वेट लॉस होना होता है वो खाना ना खाने की वजह से होता है। ये नहीं होता कि आपकी बॉडी कमजोर हो रही है, आप कमजोर हो रहे हैं, नहीं नहीं, वो तो आपके लंग्स को अफेक्ट कर रहा है ना। कमजोर कहां से? तो कमजोर इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट की वजह से आपको वेट लॉस पर्टिकुलर, और ये बहुत अर्ली सिम्टम्स है, बहुत ज्यादा अर्ली। कुछ भी ऐसा बॉडी में होता है, अरे आपने बहुत फील भी करा होगा, कभी भी बुखार आया है बहुत ज्यादा, कभी फीवर आया होगा, कोई भी क्रोनिक, क्योंकि हमको वैसे ही भूख नहीं लगती, क्योंकि हमारी बॉडी की फिनोमिना होती है कि हमारे जो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं उनका इंबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे इंबैलेंस होते हैं तो हमको भूख लगना बंद हो जाती है। तो इस वजह से आपको ये देखने को मिलता है। बाकी कॉमन पॉइंट है फीवर होना, वॉमिटिंग आना, नोजिया, चिल्स, ये सब आपको सब सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। वीजिंग मिल सकती है देखने को, ठीक है, एबनॉर्मल साउंड आएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, बैक्टीरियल आपको पस हो रहा है, ये सब देखने को मिल रहे हैं। प्लस क्या होगा, आपके इनलार्ज हो जाएंगे लिम्फ नोड्स। जो आपके लिम्फ नोड्स थे, हमने बात करी थी, लिम्फ नोड्स हमारे क्या होंगे, इनलार्ज हो जाएंगे। मोस्टली क्या होता है, पहले तो हिलर होते हैं, जब फैलता चला जाता है ना, तो फिर सर्वाइकल के आसपास के भी लिम्फ नोड्स होते हैं, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं, इवन एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी जो होते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं, ये क्या करने लग जाते हैं, ये स्वेल करने क्यों करते हैं? देखो ये हमेशा याद रखना, आपने कभी भी देखा होगा बॉडी में कभी भी कोई इन्फेक्शन होता है ना, लिम्फ नोड्स बहुत जल्दी क्या करते हैं, स्वेल करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही आपके पूरा बैक्टीरियल ड्रेनेज लेके चलते हैं। तो जब भी कोई भी इन्फेक्शन होता है, डब्ल्यूबीसीज बढ़ते हैं, तो तुरंत आपके लिम्फ नोड्स इलाज कर जाएंगे। तो जब भी बॉडी में लिम्फ नोड इलाज करें, तो आप ये समझ लो कि आपके बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है, यानी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स चल रहा है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसीज बढ़ रहे हैं बॉडी में बहुत ज्यादा। तो ये भी एक साइन है कि आपके लार्ज लोड हो रहे हैं ना, लिम्फ नोड लार्ज रहेंगे, फर्म मिलेंगे, ठीक है। प्लस नॉन टेंडर होंगे। नॉन टेंडर मतलब लार्ज तो हो जाएंगे, लेकिन आपने टच करोगे तो पेन फील नहीं होगा उसको। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बढ़ जाते हैं, मगर जल्दी क्या होता है, नो पेन ड्यूरिंग टच होता है, ठीक है, फर्म होते हैं। और प्लस क्या हो सकता है आपको आगे चल के, वो क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में, इसे समझ लो। और भी ये तो जो सिम्टम्स थे बहुत सारे, अगर वो टीवी आपके ब्रेन में चली गई, इसको ना, इस पॉइंट को ना आप स्पेशली कॉम्प्लिकेशन में रखो, इस पॉइंट को आप कॉम्प्लिकेशन में रखो। हम कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट करते हैं तब हम आपको बताते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये जो सीएनएस टीवी साइन है ये मैं आपको कॉम्प्लिकेशन में बताता हूँ, क्योंकि अर्ली साइंस में ये वाले मिलेंगे, ये साइन मिलेगा बिल्कुल, सिम्टम्स से मिलेंगे, मगर एक जब कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी उसकी, क्यों? अब मैं इसको अभी ये पॉइंट को आगे नीचे समझाता हूँ जब कॉम्प्लिकेशन की हेडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने ये सब बेसिक सिम्टम्स पढ़े, ठीक है ना, जितने मिलते हैं। अगर मान के चलो अब क्या हो जाए, अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या मिलेंगी सर, दो ही कॉम्प्लिकेशंस है। एक तो क्या है, विद इन लंग्स के अंदर कॉम्प्लिकेशन मिल सकती है कि परमानेंटली लंग डैमेज हो जाए, पूरे लंग्स के अंदर फैल गया। प्लस फिर इसका सर सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन है जो हम पढ़ के आ चुके हैं, वो है सर इसका, वो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, मिलियरी टीवी। क्या है सर कॉम्प्लिकेशन इसका, मिलियरी टीवी। सर व्हाट इज मिलियरी टीवी, अभी हम समझ के आए थे। मिलियरी टीवी क्या है, इट इज कॉल्ड व्हाट, सेकेंडरी टीवी। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्मल जगह से जो आपके लंग्स, क्योंकि सारा ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स से ही होके तो जाता है सारा ब्लड, डिऑक्सीजन फिर वो आपके हार्ट में जाएगा, पूरा का पूरा आप जानते हो, सुपीरियर वेना कावा, फिर वो बेसिक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से लंग्स से, और फिर लंग्स से आएगा पूरा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर पूरी बॉडी में जाएगा। तो ये सारा ब्लड जब आपके हार्ट में भी जा रहा है तो हार्ट को इन्फेक्ट नहीं, क्यों? क्योंकि उस ब्लड के अंदर है क्या, बैक्टीरिया, किसके, टीवी के। अब ये जहां जहां पर जाएंगे उस ऑर्गन को अफेक्ट करेंगे। अब ये सारा ब्लड हार्ट में जा रहा है तो हार्ट को अफेक्ट करेगा। अब ब्लड तो पूरी बॉडी के सर हर एक ऑर्गन में जाता है ना, तो हर एक ऑर्गन अफेक्ट होंगे, बिल्कुल होंगे।
तो अब ये भी डिपेंड करता है कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि हमने बात करी ना, ये और ये बैक्टीरिया जाते तो हैं, फिर वो ऑर्गन्स पर जाके अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर ये वेट करते हैं कि अगर उस ऑर्गन पर उसको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिल गई, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिल गई, तो ये तुरंत उस ऑर्गन को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर वहां ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो फिर वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो आपकी कंडीशन वहां पर कैसी है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सारी ऑर्गन को अफेक्ट कर देंगे, तो कुछ लोगों में कुछ ऑर्गन अफेक्ट करते हुए मिलेंगे, कुछ लोगों में कहो ब्रेन अफेक्ट हो रहा है, तो कुछ में कहो बोन अफेक्ट हो रही है, कुछ में कहो जॉइंट अफेक्ट हो रहे हैं, तो कुछ में कहो किडनी अफेक्ट हो रही है। तो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि वो जिस ऑर्गन में जा रहा है वहां उनको कैसा एरिया मिल रहा है बैक्टीरिया को उसकी सर्वाइवल के लिए। अगर बैक्टीरिया पर्टिकुलर ऑर्गन में सर्वाइव कर गया तो उसको अफेक्ट कर देगा, नहीं कर पाया सर्वाइव तो वो उस ऑर्गन को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो मिलियरी टीवी या डिसएमिनेटेड टीवी या सेकेंडरी टीवी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द टीवी। क्लियर? अब उसी की वजह से होता है वो जहां जहां पर जाती जाए। अगर वो ज्वाइंट में चली गई, अब वो बैक्टीरिया, सीधी बात है, बेसिक समझो, अगर वो बैक्टीरिया ज्वाइंट्स में चलेगा तो आपके ज्वाइंट्स को डैमेज करेंगे। क्लियर? अब ये सबसे खतरनाक होता है इन्फेक्टेड ऑफ बोन। इसी को आपने बोन टीवी के नाम से सुना होगा, बोन टीवी के नाम से, ठीक है ना, कि अगर ये बैक्टीरिया आपके बोन में चले जाएं। लेकिन मोस्ट कॉमनली 90% ये आपकी जो बोन होती है उसमें मोस्ट कॉमन जाते हैं आपके वर्टिब्रास में, वर्टिब्रा में, आपके वर्टिब्रा में जाते हैं। और आप जानते हो जब भी आपके वर्टिब्रा में जाएंगे तो आपके वर्टिब्रा में स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही है, तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज इससे होती है। मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाए हैं, आप चाहो तो उनको पढ़ो, उनकी जाके वीडियोस देख के आ सकते हो। उन चैप्टर्स के नाम है, यहां मैं बताता हूं, पॉट्स डिसीज, ये ऑर्थो के चैप्टर है, ठीक है, ये ऑर्थो के चैप्टर है, आपको ऑर्थो की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। पॉट्स पैराप्लेजिया ऑर्थो की प्लेलिस्ट में ये प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हमें कॉम्प्लिकेशन लिखनी है, ये अलग से पूरे चैप्टर आते हैं, ऑर्थो में आ चुके हैं। अगर आपको ऑर्थो पढ़ना है तो वहां पर उनमें ही आएंगे, वहां पर आप जाके इन्हें देख सकते हो। क्या होता है कि पॉट डिसीज का मतलब क्या होता है? पॉट डिसीज का मतलब होता है कि ये जो टीवी, जो ये टीवी का बैक्टीरिया है, ये आपकी वर्टिब्रा को अफेक्ट करने लग जाए, आपकी वर्टिब्रा को अफेक्ट करने लग जाओ। मैंने बोला ना कि बोन टीवी भी अगर आती है ना, तो बोन टीवी में मोर देन 90% जो अफेक्ट होती है वो आपकी वर्टिब्रा होती है, और फिर उसके बाद मोस्ट कॉमनली जो अफेक्ट होती है वो लॉन्ग बोन्स होती है। तो बोन टीवी भी आती है तो उसमें भी पॉट्स डिसीज हम लिख ही देते हैं, एक ही बात होती है, पहले बोन टीवी बता देंगे और फिर नीचे लिख देंगे कि मेजरली पार्ट ऑफ बोन इज अफेक्टेड इज वर्टिब्रा, देन हम पॉट डिसीज स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉट्स डिसीज है ये वर्टिब्रा में अफेक्ट करती है। तो पॉट डिसीज इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्या? पल्मोनरी टीवी। ठीक है, और फिर यही, और पॉट्स डिसीज की कॉम्प्लिकेशन है पॉट्स पैराप्लेजिया। क्यों? क्योंकि सर हम जानते हैं कि पॉट डिसीज तो होती है वर्टिब्रास में, सर वर्टिब्रा के बीच में ही तो रन करती है स्पाइनल कॉर्ड, और अगर ये स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट हो जाती है तो फिर हमको होता है पैराप्लेजिया। अब आप पूछोगे सर पैराप्लेजिया क्यों, हेमीप्लेजिया क्यों नहीं, क्वाड्रिप्लेजिया क्यों नहीं? इसका आंसर आपको मिलेगा पॉट्स पैराप्लेजिया में। यहाँ हमें उसको नहीं लिखना, अगर आपको समझना है तो वो जाके जाओ चैप्टर खोलो, अच्छे से उसको देख के समझो कि पॉट्स पैराप्लेजिया क्या है, कैसे होती है। मगर बस इतना यहाँ बता दिया कि वर्टिब्रा में जाती है, उससे स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट होगी तो उससे होता है पॉट्स पैराप्लेजिया। तो आप कॉम्प्लिकेशन में आप होशियार हो, मैंने आपको बताया पैसे मत लिखो, आप तो नाम लिख के आओ। इन्फेक्टेड ऑफ बोन में तो बोन टीवी लिख के आओ, पॉट्स डिसीज लिख के आओ, स्पाइनल कॉर्ड मत लिख के आओ, पॉट्स पैराप्लेजिया लिख के आओ, है ना। मैं तो आपको आपकी गिनती होशियारों में कर रहा हूं तो आप इस तरीके से लिख के आओ। प्लस ब्रेन मत लिख के आओ, नहीं 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 सर हम होशियार हैं, तो हम क्या लिख के आएंगे? ब्रेन में जब अफेक्ट होते हैं तो उसका नाम होता है, ये भी चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, अगर आप देखना चाहते हो तो ये चैप्टर आपको देखने को मिल सकता है। इसको बोल दे, ये चैप्टर का नाम मैंने पढ़ा है, ये न्यूरो की प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है, न्यूरो की प्लेलिस्ट में, ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस। ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पल्मोनरी टीवी। कब? जब ये बैक्टीरिया आपके ब्रेन में पहुंच जाए, और ब्रेन में क्या होती है आपकी? मेनिंजेस। मेनिंजेस तो स्पाइनल कॉर्ड में भी होती है, तो वहां की स्पाइनल कॉर्ड की, और मेनली जो ब्रेन की मेनिंजेस, स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजेस है वो अफेक्ट होती है। और मेनिंजेस आपकी जानते हो कि आपकी कौन कौन सी होती है? पाया, ड्यूरा, एर्केनोइड, और ड्यूरा और एर्को, पाया, एर्केनोइड और ड्यूरा, और है ना, ठीक है, आप जानते हो। और हम ये भी जानते हैं कि पाया और एर्केनोइड को मिक्स करा के क्या बोलते हैं? लेप्टोमेनिंजेस। ड्यूरा तो हमारी बाहर होती है, और पाया और एर्केनोइड को मिला के लेप्टोमेनिंजेस कहते हैं। तो ये जो हमारी मेनिंजेस होते हैं ये हमारी अफेक्ट होती हैं। अगर इनको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो ये आपकी न्यूरो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। फिर हमारे और लिम्फ नोड्स तो अफेक्ट हो ही रहे हैं, हमने बात करी मोस्ट कॉमनली हिलर लिम्फ नोड्स, और फिर हिलर नोड तो स्टार्टिंग में ही होंगे। कॉम्प्लिकेशन है बॉडी के सारे लिम्फ नोड्स लिख के आओ, जैसे सर्वाइकल लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, जो दूर के लिम्फ नोड्स हैं तो वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपका लीवर भी अफेक्ट हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू अराउंड हर्ट। हर्ट के पास जो मोस्ट कॉमन होता है, जैसे मान के चलो क्या लिख सकते हो? पेरिकार्डाइटिस, आउटर लेयर ऑफ हर्ट, है ना,
और कौन कौन से इन्फ्लामेशन को, और एंडोकार्डाइटिस, हार्ट के अंदर ये भी हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, एंडोकार्डाइटिस। तो ये सब आपको देखने को मिल सकती है। तो आप कॉम्प्लिकेशन का नाम मेंशन करके आओगे, जब वो नोटबुक चेक करेगा तो उसका ज्यादा आपको अच्छा व्यूज आएगा एज कम्पेयर टू सिर्फ वो लिखने में। अब मेन हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम डायग्नोसिस, आप बहुत सारी, ये इसको अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। डायग्नोसिस बहुत अच्छे से हम क्लियर करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लबिंग ऑफ फिंगर और टोस। क्लबिंग हम समझते हैं क्यों मिलेगा क्लबिंग, सर स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे कि क्लबिंग ऑफ फिंगर और साइनोसिस, बॉडी में ब्लू पड़ना, ये सर किसके साइन है, सर ये तो साइन है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने का। तो सर हमारे सीधी सी बात है, अगर कोई चीज लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं तो सर ऑक्सीजन की तो कमी तो होगी ना सर, तो ये क्लबिंग साइन दिखेंगे। तो ये टीबी का साइन नहीं होता, ये ध्यान रखना, बहुत सारी हार्ट डिसीजेस में क्लबिंग पढ़ के आते हैं। क्लबिंग इज अ साइन ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ द या डिप्राइव ऑफ द ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सब साइन मिलेंगे, तो इससे हमें ये पता चलेगा अच्छा ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, फिर पर्टिकुलर या फिर और ऊपर से क्या बोलते हैं, साइनोसिस भी देखने को मिल सकती है थोड़ी बहुत, इतनी ज्यादा भी, लेकिन थोड़ी बहुत साइनोसिस भी, सेंट्रल साइनोसिस भी देखने को मिल सकती है। प्लस और क्या डायग्नोस करेंगे जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो और क्या मिलेगा सर, सर हमने बात करी अभी, आपने लिम्फ नोड्स जो पर्टिकुलर सर्वाइकल के, एक्सिलरी के हैं, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स हैं, वो कैसे मिलेंगे, आप उनको स्वेलन मिलेंगे सर, टेंडर मिलेंगे सर, है ना। आपको क्या बोलते हैं, टेंडर लिम्फ नोड्स मिलेंगे। नेक में पर्टिकुलरली प्लूरल एफ्यूजन मिलेगा सर, लंग्स के अंदर फ्लूइड भरने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि कोई भी इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो तो एडिमा तो होना ही है सर। और जनरली देखो ऐसा होता है कि जो लिम्फ नोड्स हैं वो जनरली स्टार्टिंग में यहाँ पर टेंडर लिखा है, लेकिन मैंने अभी आपको ऊपर बताया था वो जनरली नॉन टेंडर ही होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप उनको टच करते हो तो इतना कोई पेन फील नहीं होता, तो यहाँ पर टेंडर ही नॉन टेंडर ही, जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया था कि नो पेन ड्यूरिंग टच। ठीक है, फिर अनयूजुअल ब्रीथ साउंड, वो तो हम ऊपर बात कर ही चुके थे, जैसे वीजिंग वगैरह होना, क्यों, क्योंकि भैया अंदर बैक्टीरिया और पस वाला रन कर रहा है, तो एबनॉर्मल हमारे ब्रीथ साउंड क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, फिजिकल था। मगर हम जब टेस्ट